हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्नों का संग्रह है। आज आपका पहला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपके सामने 5 कथन दिए गए हैं और इसमें से कोई एक है जो सही नहीं है और आपको वही बताना है। पहला कथन है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। दूसरा है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने किया था। तीसरा है, 4 बाग पद्धति में बनने वाला भारत का पहला मकबरा है ये। और चौथा है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी कहलाता है। और 5वां है, इसको एक वफादार बीबी का उपहार समझा जाता है। तो बताएंगे हुमायूं के मकबरे के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और उम्मीद है कि आपको इसका उत्तर पता होगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और विभिन्न एग्जामों में एक एक स्टेटमेंट क्वेश्चन के रूप में आए हुए हैं। तो बच्चा लोग याद रखेंगे, आपका पहला ही सही नहीं है। चूँकि हुमायूं का मकबरा जो है ये हुमायूं के शासनकाल में नहीं बना है, बल्कि ये शासनकाल अकबर का था। अकबर के टाइम पीरियड में बना है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने अकबर के टाइम पीरियड में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया था। दूसरा तो बिल्कुल ही सही है और तीसरा भी सही है कि ये 4 बाग पद्धति में बनने वाला भारत का पहला मकबरा है। 4 बाग पद्धति उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। कोई भी स्मारक जब चारों तरफ से बाग बगीचे से घिरा रहता है या उसके चारों तरफ बाग बगीचे होते हैं, उसी को 4 बाग कहा जाता है। और चौथा भी बिल्कुल सही है, ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, लेकिन इसके जो गुंबद हैं वो संगमरमर के बने हुए हैं। इसको एक वफादार बीबी का उपहार समझा जाता है। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन से स्मारक को एक वफादार बीबी का उपहार समझा जाता है। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। आपका पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, हुमायूं के मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गयास ने तैयार किया है, जो कि एक ईरानी वास्तुकार हैं। दूसरा है, श्वेत संगमरमर से बनाया भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। तीसरा, भारत में शेरशाह सूरी ने सबसे सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित किया था। और चौथा है, शेरशाह सूरी ने 1445 ईस्वी में कालिंजर विजय के दरमियान मृत्यु को प्राप्त किया था। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ऑप्शन और भी दे रही हूँ, इनमें से कोई नहीं। लास्ट में है ऑप्शन कोई नहीं, 5वां ऑप्शन है कोई नहीं। अब बताएंगे आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। उम्मीद करेंगे कि आपका कौन सा है जो कि गलत है। और ये बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शन इसलिए दिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हों। और अगर आपने बारीकी से चीज़ों को पढ़ा है और आपको पता है सारी चीज़ें, तो गलती नहीं करेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कौन सा गलत है, सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। 5वां ऑप्शन मैंने आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पे चौथा सही है कि आपका शेरशाह सूरी ने कालिंजर विजय जो किया है, जिस दौरान उनकी मृत्यु हुई थी, ये 1445 नहीं है। आप सभी को पता है हुमायूं को भारत से निर्वासित करने के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली के शासक बने थे और 1545 की घटना है ये, जब इन्होंने कालिंजर विजय किया था 1545 में, और ये उनके जीवन का अंतिम विजय था। ये चीज़ याद रखेंगे। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। हुमायूं के मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गयास ने तैयार किया है, जो एक ईरानी वास्तुकार है। और यह श्वेत संगमरमर का दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। इसके जो गुंबद है ये दोहरे हैं और सफ़ेद संगमरमर से बने हैं। ऐसा उस समय भवन को ठंडक और मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। ये उस समय का अद्भुत उदाहरण था। और तीसरा बिल्कुल सही है कि भारत में शेरशाह सूरी ने सबसे सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित किया था, जो अंग्रेजों के टाइम पीरियड तक चलता रहा था। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा है और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं।
आपको सत्य कथन को ढूंढना है कौन सा है जो कि सही है। चलिए देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। पहला है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर का अभियान था। दूसरा है शेरशाह सूरी, अच्छा यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, मैं यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है, ये हो जाएगा सत्य नहीं है। इसमें से कोई एक है जो सत्य नहीं है और आपको वो ढूंढना है। अब बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट है जो सत्य नहीं है। पहला है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर का अभियान था, ये तो पता ही चल गया है। दूसरा है शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के रुपए तथा तांबे के दाम के बीच विनिमय दर का 1:64 अनुपात का अंतर था। तीसरा है मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य ही खो दिया होता। यह कथन शेरशाह सूरी ने मालवा विजय के लिए कहा है। और आपका चौथा है शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर बना है। और पांचवा है यह भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। तो आपको बताना है कौन सा है जो कि सही नहीं है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखे हुए पाँचों पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीद करेंगे कि आपको सही उत्तर प्राप्त हो गया होगा। फटाफट कमेंट कीजिएगा कि आपका कौन सा है जो कि सही नहीं है। सही नहीं है ये बताना है बच्चा लोग, फटाफट बताइएगा कौन सा है जो सही नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि जो शेरशाह सूरी हैं इनके बारे में जो कथन दिया है तीसरा, ये सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये बात तो कही है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो ही दिया था। यह कथन शेरशाह सूरी ने मालवा नहीं बल्कि मारवाड़ विजय के लिए कहा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। मारवाड़ विजय के बारे में शेरशाह सूरी ने स्टेटमेंट कहा है, ये मालवा नहीं होगा, इसलिए आपका तीसरा जो है ये सही नहीं है। आपका पहला और बाकी सभी बिल्कुल सही हैं कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर था, अभी हमने बात किया है। शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के रुपए और तांबे के जो दाम है इसके बीच विनिमय दर का अनुपात 1:64 का है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। साथ ही शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है, जो कि एक तालाब या झील के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है और ये अष्टभुजीय है। और पांचवा भी सही है, यह भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। चलिए देखते हैं बच्चा लोग अगला क्वेश्चन क्या है, और ये भी कथन आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसमें से कोई एक स्टेटमेंट होगा जो कि सत्य नहीं होगा और बाकी सभी सही हैं। पहला स्टेटमेंट है भारत में शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा स्टेटमेंट है कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा है शेरशाह सूरी ने जौनपुर अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। और चौथा है शेरशाह सूरी ने दिल्ली में किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण कराया था। तो बताएंगे कौन सा सही नहीं है, और ये भी बहुत ही आसान है, किला एक कुहना। तो बताएंगे कौन सा आपका सत्य नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, क्योंकि बहुत आसान भी है। तो आप सभी का उत्तर आना चाहिए और आप सभी को पता है कि तीसरा सही नहीं है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण नहीं किया था। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये सरकी सुल्तानों के द्वारा बनवाया गया है, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण नहीं कराया है, इसलिए आपका ये कथन सत्य नहीं है। पहला बिल्कुल सही है। आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि 1540 के पहले भी तो शेरशाह सूरी शासन कर रहे थे, लेकिन वो छोटे छोटे क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। भारत के शासक की बात हो रही है, भारत में शासन की बात हो रही है, तो ये आपका पहला बिल्कुल सही है कि दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उन्होंने 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी के बीच शासन किया है।
और दूसरा बिल्कुल सही है, कालिंजर युद्ध के दौरान ही जब वो बारूद चला रहे थे उसी दरमियान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर उनके पास रखे हुए बारूदों के ढेर पे गिरा था, जिससे आग लगने की वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गए और जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु ये खबर सुनने के बाद हुई कि कालिंजर अब उनके साम्राज्य में आ गया है या उसको विजित कर लिया गया है। तो ये बात याद रखेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि शेरशाह सूरी ने दिल्ली में किला ये कोहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया है। इसके अलावा पुराना किला भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाया है। ये दोनों स्थापत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराना किला किसने बनवाया है? शेरशाह सूरी ने बनवाया है। और पुराना किला के अंदर ही है किला ए कोहना नामक मस्जिद। ये दोनों स्थापत्य शेरशाह सूरी से जुड़े हैं। शेरशाह सूरी के टाइम की 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक तो उनका मकबरा, दूसरा पुराना किला और तीसरा पुराने किले के अंदर किला ए कोहना। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ें। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेरशाह सूरी के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो शेरशाह सूरी के बारे में सही नहीं है? पहला कथन है दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। दूसरा है कृषकों की सहायता के लिए शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। और तीसरा है शेरशाह सूरी ने पूर्वी बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक सड़क ए आजम नामक सड़क का निर्माण करवाया था। और चौथा है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और सोच विचार करके उत्तर दीजिएगा। कभी भी उपरोक्त सभी या कोई नहीं जैसे उत्तर देख के भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सत्य नहीं बताना है और आपको बताना है कि क्या आपका सही हो जाएगा, क्या पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा सही है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सारे तथ्य आप लोगों को याद होने चाहिए, बहुत ही अच्छे हैं सब। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ये तो मैं पहले ही व्याख्या के दरमियान बता चुकी हूँ। फिलहाल सत्य नहीं बताना था तो आप सभी को पता होना चाहिए कि तीसरा सही नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने सड़क ए आज़म बनवाया था, जो उनके साम्राज्य की सबसे लंबी सड़क थी, ये बंगाल से लेकर के पेशावर तक जाती थी। और आप सभी को पता है पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में नहीं है, इसलिए आपका तीसरा सही नहीं है। बंगाल से पेशावर तक सड़क ए आज़म का निर्माण इन्होंने करवाया था। और आपका पहला बिल्कुल सही है कि दिल्ली के पुराना किले में इन्होंने दिल्ली में पुराना किला इन्होंने बनवाया था और पुराने किले में ही किला ए कोहना बनवाया था। और आपका दूसरा भी सही है कि इन्होंने कृषकों की सहायता के लिए शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, तीसरा सही नहीं है, बाकी सारी बातें बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं और इन सारे ऑप्शंस को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। फिलहाल क्वेश्चन है आपका कि कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है ये बताना है और आपके सामने वो सारे ऑप्शन हैं जिनको आपको पढ़ना है और बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हुआ था, क्या ये बात सही है? दूसरा है शेरशाह सूरी के सराय और सड़क निर्माण को कानूनगों ने साम्राज्य की धमनियाँ कहा था। तीसरा है शेरशाह सूरी ने नई नई सड़कों का निर्माण कराया और उसके किनारे वृक्ष लगवाए तथा सराय भी बनवाया था। और चौथा है शेरशाह सूरी के समय में न्याय व्यवस्था इतनी सख्त थी कि कोई वृद्ध महिला भी अपने सिर पर सोने की टोकरी रखकर पूरे साम्राज्य का भ्रमण कर सकती थी। और पांचवा है शेरशाह सूरी के समय में चोर डाकुओं के ऊपर नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित नहीं हो सका था। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। और आपके सामने 5 ऑप्शन हैं और इसमें से कोई है जो कि सही नहीं है और आपको बताना है वो कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। ये सारे स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, इनको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, अन्यथा ये सारे दिमाग से स्किप कर जाएंगे। तो याद रखिएगा कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 ही सही नहीं है, 5वां ही सत्य नहीं है, क्योंकि दूसरे में कह ही रहा है कि शासन व्यवस्था इतनी, न्याय व्यवस्था इतनी सख्त है कि कोई वृद्ध महिला भी सोने की टोकरी लेकर साम्राज्य का भ्रमण कर सकती है। तो निश्चित तौर पे चोर डाकुओं के ऊपर नियंत्रण रहा होगा, तभी ना ये संभव हुआ।
यानी कि पाँचवा सही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यापारी सो जाता था तो उसका सामान कोई आम नागरिक ना चुरा ले, इसलिए चोर डाकू उसके सामानों की सुरक्षा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इस चोरी के बाद फांसी हम ही लोगों को मिलेगी। तो याद रखिएगा, पहला बिल्कुल सही है कि उत्तराधिकारी इस्लाम शाह थे शेरशाह सूरी के, और कानूनगो ने इनके साम्राज्य की धमनियाँ, सराय और सड़क को कहा है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने सड़क और जो है बड़े पैमाने पे सड़कों का और सरायों का निर्माण कराया था, और सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष भी लगवाए थे। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, और तीसरा बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और चौथा भी एकदम करेक्ट है, आप सभी को पता है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, पाँचवा सही नहीं है। ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बादशाह अकबर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो अकबर के बारे में सही नहीं है? पहला है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। क्या ये बात सही है? दूसरा है, 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर के ज़िले के निकट कलानौर नामक स्थान पर राजा घोषित किया गया। तीसरा है, राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 12 वर्ष की थी और उसका संरक्षक बैरम खां बना। और चौथा है, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही नहीं है, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फटाफट बताइएगा कि कौन सा है जो सत्य नहीं है। इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो सही नहीं है, और आप सभी को उसका उत्तर पता होना चाहिए कि वो कौन सा है जो सत्य नहीं है। याद रखेंगे बच्चा लोग, तीसरा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ कलानौर में, उस समय अकबर की आयु 13 वर्ष थी। उस समय 13 वर्ष की आयु थी अकबर की, 13 वर्ष की आयु थी, याद रखेंगे। तो आपका तीसरा सही नहीं है। पहला तो बिल्कुल ही सही है कि 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म हुआ है अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में, और दूसरा भी सही है कि 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में कलानौर नामक स्थान पर उनको राजा घोषित किया गया। और चौथा भी सही है कि अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। एक ही स्टेटमेंट गलत था और वो आप सभी को पता चल चुका है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी देखिए बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन आपके लिए लेकर उपस्थित हैं। फटाफट बताइएगा, अकबर के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है? आपको इसमें से कोई एक कथन है जो कि सत्य है और आपको वो बताना है। बताएंगे बच्चा लोग, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था। क्या ये बात सही है? दूसरा, अकबर की पत्नी जोधाबाई के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। तीसरा, जोधाबाई बिहारी मल या भारमल की पुत्री थी जो पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की थी। और चौथा, शाहजादा सलीम का जन्म अकबर की पत्नी जोधाबाई के गर्भ से हुआ था जो मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से हुए थे। तो बताएंगे बच्चा लोग, यहाँ पे कौन सा है जो कि सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये बताना है, सही नहीं है ये बताना है आप लोगों को। आप देखिए सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा है जो सही नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिएगा कि कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, मैं आप लोगों को कूट दे रही हूँ, मैं आप लोगों को कूट दे रही हूँ। कूट की सहायता से उत्तर दीजिएगा। सही या तो सही बता दीजिए या सही नहीं बता दीजिए। फिलहाल तो मैं आप लोगों को कह ही चुकी हूँ कि सत्य नहीं है ये बताइए। तो चलिए मैं आप लोग को कूट दे रही हूँ। आपका ए में है पहला और दूसरा, बी में है दूसरा और तीसरा, सी में है तीसरा और चौथा, और डी में है आल। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही जो है आपको बताना। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन में ये आपका दूसरा चौथा है, ये आपका दूसरा तीसरा है, ये आपका पहला। ए में है पहला दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा, तीसरे में है दूसरा चौथा,
और डी में है सभी। कौन सा है जो सही नहीं है आपको ये बताना है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि या तो 2 स्टेटमेंट गलत हैं या फिर सभी। तो सभी तो गलत हो ही नहीं सकते, आप सभी को पता है, तो कोई 2 स्टेटमेंट गलत हैं और अब आपको वही 2 स्टेटमेंट ढूंढने हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को कूट देना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी बच्चा लोग। अब आप लोग के सामने कूट है और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है, और एक बार ध्यान से चीज़ों को देख लीजिए और फिर आराम से उत्तर दीजिए कौन सी बातें हैं जो कि सही नहीं हैं। तो ये तो सभी को पता है कि जो आपका दूसरा है ये गलत है, यानी कि दूसरा गलत है, यानी कि आपका क्या हो गया, और ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि अब आपको बताना है कि दूसरा गलत है। अच्छा, यहाँ इसमें भी दूसरा है तो ठीक है, ये भी हो सकता है, चौथा नहीं होगा। पहला कह रहा है अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये नहीं हो सकता, जो कि गलत बताना है, और ये नहीं हो सकता। अब बच गया 2, 3 या 2, 4। तीसरे में कह रहा है जोधाबाई बिहारी मल की पुत्री हैं जिन्होंने राजपूत शासक हैं जिन्होंने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये तो सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आपका क्या हो गया, चौथा गलत हो गया। शहजादा सलीम का जन्म अकबर की पत्नी जोधाबाई के गर्भ से हुआ था, बिल्कुल सही है, लेकिन ये मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से नहीं हुआ था बल्कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा और उनको प्यार से शेखू बाबा बुलाते थे। तो दूसरा चौथा सही नहीं है, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका 2 ऑप्शन जो है वो गलत है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और कौन सा सत्य नहीं है, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा है जो सत्य नहीं है। पहला है अकबर ने सूफी मत के चिश्तिया संप्रदाय को अपना समर्थन दिया था, क्या ये बात सत्य है। दूसरा, अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, क्या ये बात सही है। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, क्या ये बात सही है। अकबर ने 1565 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। और 5वां, अकबर ने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोक लगाने का प्रयास किया था। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही नहीं है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन, ये सारे स्टेटमेंट इंडिविजुअल एग्जाम में आए हुए हैं कि अकबर ने कब दास प्रथा पर रोक लगाया, कब सती प्रथा पर, कब जजिया कर समाप्त किया, कब धार्मिक कर को समाप्त किया है, कौन से संप्रदाय को सपोर्ट करता था अकबर। ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा चुकी हैं, तो फटाफट बताइएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। और आप सभी को पता है कि आपका चौथा सही नहीं है, क्योंकि अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, ये सही होगा। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं कि अकबर सूफी मत चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन करते थे। ये दास प्रथा को 1562 में समाप्त किए, 1564 में इन्होंने जजिया को समाप्त कर दिया, 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। साथ ही अकबर ने बाल विवाह सती प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। कौन सा है जो सही नहीं है। पहला ऑप्शन है माहम आंगा अकबर की धाय माँ थी, क्या ये बात सही है। दूसरा है आदम खां अकबर का चचेरा भाई था जिसको 1562 में अकबर ने स्वयं ही मार दिया था। तीसरा है आदम खां ने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। और चौथा है अकबर का शासन 1556 से 1562 के बीच पेटीकोट सरकार और पर्दा प्रशासन के नाम से जाना जाता है। तो बताएंगे आपका कौन सा है जो सही नहीं है। ये सारे स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को इसका उत्तर देना है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका सही उत्तर प्रदान जो है प्राप्त कर पाएंगे और फटाफट कमेंट कीजिएगा कि कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आदम खां अकबर का चचेरा भाई नहीं था बल्कि ये माहम आंगा का पुत्र था, यानी कि ये उनकी धाय माँ का बेटा था।
ये सही नहीं है। बाकी सही है कि 1562 में उसने आदम खां को अपने हाथों से मार डाला था। क्यों मारा था? क्योंकि आदम खां ने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी, जिनको अकबर अपने पिता समान मानते थे। और 1556 से लेकर के 62 के दरमियान जो महामानगा है इनकी धायमा, इनकी पुत्री जीजीयानगा और ऐसे बहुत सारे महिलाओं का अकबर के ऊपर जो है काफ़ी प्रभाव था, इसीलिए इस टाइम पीरियड को उपमा दिया जाता है पर्दा शासन का। तो आपका दूसरा सही नहीं है। बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इनको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको ये कूट की सहायता से उत्तर देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। पहला स्टेटमेंट है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। क्या ये बात सही है? दूसरा है, 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्या ये बात सही है? तीसरा, 1565 में मारवाड़ के शासक रामचंद्र ने मुगल सेना का सामना किया। और चौथा, रानी दुर्गावती मालवा के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो सही हैं। कूट की सहायता से उत्तर देना है तो ऑप्शन नंबर ए में है पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर बी में है पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर सी में है दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर डी में है सभी। फटाफट कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन भी है और आपके सामने कूट भी है। फटाफट बताइए कौन सा है जो सही है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपका पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है। चौथा सही नहीं है, क्योंकि रानी दुर्गावती शासन करती थी, वो मालवा नहीं था बल्कि गोंडवाना था। गोंडवाना की शासिका थी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ की हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी और इन्होंने लास्ट में जब हारने लगी थी तो अपने आप को ही तलवार से जो है आत्महत्या कर लिया था। पहला बिल्कुल सही है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मेन मोटिव था कि उनको अपने अधीन लाना, क्योंकि मोस्टली राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, मात्र जो है राणा प्रताप ही नहीं कर रहे थे। और दूसरा भी सही है कि मान सिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। और आपका तीसरा भी सही है कि 1565 में मारवाड़ के शासक रामचंद्र ने मुगल सेना का सामना किया था। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। चौथा आपका सही नहीं है, चूँकि दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को उत्तर देना है। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोगों को फटाफट देना है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर देने में समर्थ होंगे। पहला ऑप्शन है, मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार कर ली थी। दूसरा है, राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। तीसरा है, शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था। और चौथा है, सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की रास्ते में हत्या कर दी थी। तो बताना बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है और कोई एक स्टेटमेंट है जो कि सत्य नहीं है और आपको वो बताना है। फटाफट बताएंगे कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है। आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं कभी स्वीकार नहीं किया था। खास करके जब तक राणा प्रताप थे तब तक तो इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया था। दूसरा सही है कि राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली थी और ये संधि भी इन्होंने इतना आसानी से नहीं किया था। ये संधि करने के लिए इनको शाहजहां ने मजबूर किया था, क्योंकि शाहजहां ने इनकी राज्य की तरफ जाने वाले जो रसद रास्ते थे और जो पानी का मार्ग था उन सब को रोक दिया था, जिससे खाना यानी कि भोजन और पानी की कमी होने की वजह से मजबूर हो करके वहाँ के शासक को मुग़लों के सामने सरेंडर करना पड़ा था और संधि करनी पड़ी थी, क्योंकि जनता को भूखे प्यासे मरते हुए कोई भी शासक नहीं देख सकता। तीसरा बिल्कुल सही है
शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था। और चौथा भी सही है कि सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की रास्ते में हत्या कर दी थी। तो आपका पहला सही नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बताना है कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि सत्य है, आपको ये बताना है। पहला है, अकबर पहला शासक था जिसने यह अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग नितांत आवश्यक है। दूसरा, अकबर ने हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तीसरा, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था। और चौथा, अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। और पांचवा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा सही है, यही आपको बताना है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा सही है। बहुत आसान है, ये सारे स्टेटमेंट आप लोगों के लिए इसलिए उपलब्ध कराए गए हैं कि ये सब आप लोग पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सभी बातें बिल्कुल करेक्ट है और ये सारी चीज़ें आप लोग बार बार रिविज़न करके याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे तथ्यों का कलेक्शन है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा जो है मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं, विचार कीजिए। कोई एक कथन है जो कि सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, अकबर के शासन के समय इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया का शासन था। क्या ये बात सही है कि जब भारत में अकबर शासन कर रहे थे तो इंग्लैंड में विक्टोरिया शासन कर रही थी? दूसरा, अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा प्रचलित किया था। और तीसरा, 1574-75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया था। और चौथा, मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसने शाही सेना में पद श्रेणी प्राप्त की थी। फटाफट बताइएगा बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका असत्य है, आप लोगों को ये बताना है कौन सा है जो कि असत्य है यानी कि सही नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिएगा और इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो याद रखेंगे, आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि अकबर के शासनकाल में इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया नहीं थी बल्कि एलिजाबेथ फर्स्ट थी। कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट थी। एलिजाबेथ फर्स्ट, सेकंड भी नहीं, फर्स्ट हैं, फर्स्ट हैं, ये याद रखिएगा। विक्टोरिया का शासन तो 1857 की क्रांति के आसपास था और उन्होंने विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी आया था। तो विक्टोरिया अभी से नहीं जुड़ी हुई हैं, ये आधुनिक काल में है। एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन था इंग्लैंड में जब भारत में अकबर का शासन था और इन्हीं का साइन किया हुआ जो है पत्र अकबर के दरबार में आता था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट बिल्कुल सही है कि 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा अकबर ने शुरू किया था और मनसबदारी प्रथा भी अकबर ने 1574-75 में शुरू किया था, जो कि उनके सैन्य संगठन का आधार था। और चौथा तो बिल्कुल ही सही है कि मनसब का मतलब पद या श्रेणी होता है, जबकि मनसबदार का मतलब होता है ऐसा अधिकारी जिसने शाही सेना में कोई पद या श्रेणी प्राप्त किया हो। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टिव है और सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बच्चा लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य नहीं है। इनमें से कोई एक कथन है जो कि सही नहीं है और वो कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। पहला है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दूसरा है, मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। तीसरा है, मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 15वें वर्ष में प्रारंभ किया था। और चौथा, मनसबदार को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, पहला मनसबदार, दूसरा अमीर और तीसरा अमीर ए आजम। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है, यानी कि कोई एक स्टेटमेंट है जो सत्य नहीं है और बाकी सारी बातें बिल्कुल करेक्ट है और आप लोगों को फटाफट बताना है कि वो कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता हो, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको याद कर लीजिएगा।
अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के यानी कि राजा बनने के 11वें वर्ष शुरू किया था। 11वें वर्ष शुरू किया था बच्चा लोग, 15वां नहीं होगा, 11वां होगा। और इसीलिए यही स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आपका पहला बिल्कुल सही है कि अकबर की मनसबदारी प्रथा जो थी ये 10 मिनटों प्रणाली पे आधारित थी और ये प्रथा अकबर ने मध्य एशिया से सीखा है, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। और मनसबदारियों की 3 श्रेणियां हुआ करती थी, मनसबदार, अमीर और अमीर आज़म, बिल्कुल सही है। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तीसरा गलत नहीं है क्योंकि ये 15वां वर्ष नहीं है बल्कि 11वें वर्ष शुरू किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। और ये भी देखिए, आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जितना मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं आपको भी उतना ही मेहनत करने की आवश्यकता है, उससे भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। एक क्लास के लिए 3-3 घंटे मेहनत किया जा रहा है और आप लोगों को आपने पूरी तैयारी के लिए और बहुत सारे घंटे लगाने पड़ेंगे। आपको बताना है बच्चा लोग इसमें से कौन सा है जो कि सत्य है, सत्य कथन बताना है। और पहला स्टेटमेंट है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। क्या ये बात सही है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था? दूसरा है टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में सुधार किया जिसको आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त कहा गया। तीसरा है अकबर ने ज़मीन की माप के लिए गज-ए-इलाही का प्रयोग कराया था। चौथा है अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। और पांचवा है कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बताएंगे कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसका उत्तर तो आप सभी को पता होगा क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही फेमस हैं। तो आप सभी को इसका उत्तर बताने में कोई समस्या नहीं होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, यहाँ पे लिखे हुए सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी बातें बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल याद रखना है कि गज-ए-इलाही इन्होंने शुरू किया था, टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है और साथ ही भू राजस्व की जाप्ती प्रणाली भी अकबर के समय से ही जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण आगरा से 36 किलोमीटर दूर पश्चिम में अकबर ने कराया था। देखिए आपके सामने एक और बहुत ही शानदार प्रश्न मुगल कालीन स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कौन से स्थापत्य का निर्माण नहीं करवाया था? इसमें से कोई एक है जो अकबर का बनाया हुआ फतेहपुर सीकरी में इमारत नहीं है। पहला है जोधा भाई का महल, दूसरा है पंचमहल, तीसरा है मरियम की कोठी, चौथा है तुर्की सुल्तान की कोठी, पांचवा है मानसिंह की कोठी और छठा है बीरबल की कोठी। बताएंगे बच्चा लोग, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया है जिसके लिए बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि वो एक धर्मनिरपेक्ष राजा की बनाई हुई कलाकृतियां हैं। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक है, ये फतेहपुर सीकरी को देख के पता चलता है और उनकी जो सोच है वो कितनी महान है ये भी उनकी इमारतों से दिखता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा स्थापत्य है जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में नहीं बनवाया है। आपके सामने इतनी सारी इमारतें हैं, इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी इमारतों का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया है और वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर 5 सही नहीं है, बाकी बिल्कुल सही है। जोधाबाई का महल भी है, पंचमहल है, मरियम की कोठी है, तुर्की सुल्तान की कोठी है और बीरबल का कोठी भी है, लेकिन मानसिंह की कोठी ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, और ये देखिए बहुत ही शानदार है, बहुत बार एग्जाम में आया है, IAS में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अकबर के किस निर्माण कार्य को पारसी ब्राउन ने, याद रखिएगा बच्चा लोग क्या हो जाएगा, पारसी ब्राउन हो जाएगा। पारसी ब्राउन ने स्थापत्य का मोती कहा था। अकबर के किस निर्माण कार्य को पारसी ब्राउन ने स्थापत्य का मोती कहा था? पहला है स्वर्ण महल, दूसरा है दीवाने आम, तीसरा है दीवाने खास, चौथा है मरियम की कोठी और पांचवा है तुर्की सुल्तान का महल। बताएंगे बच्चा लोग, ये सारी चीज़ें आपके फतेहपुर सीकरी की हैं, ये सारे स्थापत्य फतेहपुर सीकरी में बने हुए हैं और इसमें से कौन सा स्थापत्य है जिसको पारसी ब्राउन ने स्थापत्य का मोती कहा है? फटाफट कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
तो आपका ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। तुर्की के सुल्तान का जो महल है फतेहपुर सीकरी में, इसी को पारसी ब्राउन महोदय ने कहा कि यह स्थापत्य का मोती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इसमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं है और बाकी सभी सही हैं। पहला है, अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में की थी और इसके पश्चात सीकरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। दूसरा है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कार्य कराया था। तीसरा है, अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की थी। और चौथा है, अकबर एक नया धर्म चलाना चाहता था। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही नहीं है। कोई एक स्टेटमेंट है जो सत्य नहीं है और बाकी बातें बिल्कुल सही हैं, और आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए। फटाफट कमेंट कीजिएगा कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो आप सभी को पता है कि अकबर नया धर्म चलाना चाहता था, ये गलत बात है। अकबर कोई नया धर्म चलाना नहीं चाहता था। अकबर भी अशोक की तरह अच्छी अच्छी बातों का एक कलेक्शन, एक जो है मतलब एक गुच्छा रखना चाहता था, जिसको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को आसान और अच्छा बना सकता था। इसलिए धर्म चलाना नहीं चाहते थे, भले ही नाम उसका दीन इलाही था, लेकिन ये कोई धर्म नहीं था। तो आपका बिल्कुल पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। 1572-73 में अकबर ने गुजरात विजय किया था, और ये उसके सभी अभियानों में सबसे ज़्यादा द्रुतगामी यानी कि तेज़ी से किया हुआ अभियान था। सबसे तेज़ गति से इस अभियान को उसने संपन्न किया था। और इसके पश्चात जो सीकरी है, इसका नाम फतेहपुर सीकरी कर दिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी कर दिया, और फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा भी बनाया। इसी के विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया अकबर ने। और 1582 में उसने दीन इलाही या तौहीद इलाही नामक धर्म की स्थापना भी की, जो कि एक नया धर्म नहीं था, बस ये अच्छी बातों का एक कलेक्शन था, और ये कोई नया धर्म चलाना नहीं चाहता था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी बहुत अच्छा है, और आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि आपका सही नहीं है। सही नहीं है, आपको ये बताना है सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, ऐसे कथनों पर विचार करना है। पहला है, अकबर ने दीन ये इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित, अकबर के दीन ये इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित अबुल फजल थे। क्या ये बात सही है? दूसरा, हिंदुओं में केवल बीरबल थे जिन्होंने दीन ये इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तीसरा, अकबर ने अपने राज्य कवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। और चौथा है, अकबर के आदेश पर रामायण के विभिन्न भागों का रमज़नामा के नाम से फारसी में अनुवाद हुआ था। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा कि कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, यानी कि इसमें से कोई एक स्टेटमेंट सत्य नहीं और बाकी सभी सत्य हैं, और आप सभी को पता होना चाहिए कि वो कौन सा है जो कि सही नहीं है। फटाफट उत्तर बताइएगा बच्चों लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जामों में आए हुए सारे स्टेटमेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि चौथा सही नहीं है, क्योंकि अकबर के आदेश पर रामायण का नहीं बल्कि महाभारत का जो है रमज़नामा के नाम से अनुवाद हुआ था। महाभारत का अनुवाद रमज़नामा के नाम से हुआ था, ये बात सही है। रामायण नहीं होगा, पहला बिल्कुल सही है। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल है, एग्जाम में कई बार आया है। हिंदुओं में एकमात्र बीरबल थे जिन्होंने दीन इलाही स्वीकार की थी, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। और अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था, जिन्होंने विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद करने का काम किया उस समय फारसी में, ये बात भी सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। आपका पहला है, क्या बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? दूसरा है, क्या फैजी ने लीलावती ग्रंथ का अनुवाद किया फारसी में? तीसरा है, अबुल फजल ने क्या कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया? और चौथा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिएगा कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसका उत्तर बिल्कुल पता होना चाहिए। ये विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है। आपका चौथा है जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। फैजी ने लीलावती का अनुवाद किया, ये भी सही है। अबुल फजल ने कालिया दमन का अनुवाद किया, ये भी सही है। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए।
चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कोई एक है जो कि सही सुमेलित नहीं है और आपको वो बताना है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये सारे क्वेश्चन या सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन फॉर्म में विभिन्न एग्जामों में देखने को मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट है, अकबर के दरबारी ग्रंथकारों में मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि मिली थी। क्या अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी? हरि विजय सूरी जैन धर्म के साधु थे या विद्वान थे जिन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली थी? क्या ये बात सही है? तीसरा है, अकबर ने जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। और चौथा है, अकबर ने बीरबल को फरजंद की उपाधि दी थी। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं सारे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। अकबर के ने मोहम्मद हुसैन जो कि कश्मीर के थे इनको जरी कलम की उपाधि दी थी और हर विजय सूरी जो कि जैन साधु थे इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। ये कई बार एग्जाम में आया है। और अकबर ने जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। अकबर ने बीरबल को नहीं बल्कि मान सिंह को, याद रखिएगा बच्चा लोग, मान सिंह को जो कि भारमल के पुत्र हैं मान सिंह, नहीं भारमल के पुत्र थे भगवान दास और ये भगवान दास के पुत्र हैं मान सिंह। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को उपाधि दिया था फरजंद की अकबर ने। मान सिंह को फरजंद की उपाधि अकबर ने दिया है और मान सिंह ने अकबर के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और ये भी देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है अकबर के शासनकाल के बारे में? पहला है, मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। क्या ये बात सही है कि मुगल काल के विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका के खोज का वर्णन किया था? दूसरा, राल्फ फिच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। क्या ये बात सही है कि फतेहपुर और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिच था? तीसरा है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की थी। क्या ये बात सही है? क्या अकबर ने इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए 1580 ईस्वी में खोल दिया था? आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। और ये सारे स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट आपके 4 क्वेश्चन के उत्तर हैं जो विभिन्न आयोगों के द्वारा पूछे गए हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, आपका कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर देने में समर्थ होंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। चौथा सही नहीं है। आप सभी को पता है कि अकबर ने इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोला था, बिल्कुल सही, लेकिन 1578 में उन्होंने सभी धर्मों के लिए खोला था। 75 में स्थापना हुई है और 78 में इन्होंने खोल दिया था। क्यों ऐसा किया होगा? क्योंकि 1575 में सभी धर्मों का सार जानने के लिए अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, लेकिन उसमें अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था कि वो इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को, उसके सार को समझ सके। लेकिन जब वो जाता था इबादत खाने में तो सिया और सुन्नी जो मौलवी, जो विद्वान जो लोग होते थे, वो आपस में ही विभिन्न मतों को लेकर के बहस करने लगते थे, लड़ने लगते थे, जिससे अकबर बहुत दुखी होने लगा कि सच क्या है, ये कैसे समझ में आए, ये लोग आपस में ही लड़ते हैं। और इस बात से नाराज़ होकर या दुखी होकर अकबर ने जो है 1578 ईस्वी में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। याद रखिएगा बच्चा लोग, ये कब की घटना है? 1578 ईस्वी की घटना है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपका चौथा गलत हो गया, पहला बिल्कुल सही है। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है और दूसरा भी सही है कि राल्फ फिच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। और तीसरा भी सही है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की थी। याद रखिएगा बच्चा लोग, ये सारे तथ्य आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन भी कितना ज़्यादा शानदार है और आप सभी के लिए एक एक स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है।
कह रहा है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की थी। दूसरा, मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। तीसरा है मजहर को स्मिथ और बुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा था। और चौथा, मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। पांचवा, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। और छठा है एक से अधिक कथन गलत हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। ये सारे स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अच्छे से चीज़ों को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। बहुत ही सारे पॉइंट जो हैं इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यही सारे पॉइंट क्वेश्चन फॉर्म में आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेंगे और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल सही हैं। उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हैं। अकबर ने 1569 में मजहरनामा की घोषणा की थी, ये क्वेश्चन कई बार आया है। मजहरनामा किसने तैयार किया, ये भी आया है, शेख मुबारक ने तैयार किया है। किसने इसको अचूक आज्ञा पत्र कहा था, तो स्मिथ और बुलजले हेग ने। और अकबर ने मजहर जारी करने के बाद सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। अब आप लोग को लग रहा होगा ये मजहरनामा है क्या जो इतना इम्पोर्टेंट है जिससे इतने सारे क्वेश्चन बने हैं। तो मजहरनामा का मतलब देखिए 1579 की घटना है, यानी कि धीरे धीरे अकबर अब बहुत समझदार हो चुके थे। अब वो जाति धर्म और पंथ और संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचने लगे थे, विचार करने लगे थे और उन्होंने ये मतलब फैसला किया कि ना तो उलेमा बहुत विद्वान है, ना तो मतलब बाकी लोग बहुत समझदार हैं, हर किसी के ऊपर राजा का कंट्रोल होना चाहिए। और फिर अकबर ने कहा कि जब भी कोई समस्या होगी तो आप धर्म में लिखी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए व्याख्या करेंगे और बताएंगे कि सही फैसला क्या होना चाहिए। अगर मैं आपके फैसले से संतुष्ट हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर आपके फैसले मुझे समझ में नहीं आते हैं तो मेरे द्वारा जो फैसला दिया जाएगा वो सबको मान्य होगा। यानी कि अकबर यहाँ पे उलेमा वर्ग से भी श्रेष्ठ हो गया और यही कहलाया मजहरनामा। ऐसे तथ्यों का, ऐसे जो है अच्छी चीज़ों का कलेक्शन मजहरनामा में था जिसका उपयोग करके अकबर उलेमाओं की बातों को भी नकार सकता था, काट सकता था। और उसके बाद अकबर ने अपने आप को इमाम ए आदिल या सुल्तान ए आदिल के नाम से उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा बच्चा, मजहरनामा अकबर को उलेमा वर्ग से भी श्रेष्ठ बना देता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। इनमें से कोई एक कथन है जो कि आपको सही नहीं जो है देखने को मिलेगा। पहला है अकबर स्वयं बसंत, होली, दीपावली जैसे त्योहारों में भाग लेता था, क्या ये बात सही है। दूसरा, अकबर ने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार किया। तीसरा, लेन पूल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। और चौथा, अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था आरपी त्रिपाठी के अनुसार। और यहाँ पे छठा होगा कि उपर्युक्त, पांचवा होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है। और ये सारे स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बताएंगे कौन सा है जो कि सही नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिएगा। ये सारे शानदार तथ्य आप लोगों को पता होना चाहिए और उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। पहला बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। पांचवा हो जाएगा कोई भी गलत नहीं है, सभी कथन सही हैं। अकबर हिंदुओं के त्योहारों में शामिल होता था। तुलादान, झरोखा दर्शन ये सारी चीज़ों को उसने अपनाया था जो कि हिंदू त्यौहार था। और लेन पूल जो सबके ऊपर कटाक्ष करते हैं उन्होंने भी अकबर की नीतियों की तारीफ़ की है और उन्होंने कहा हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर की सबसे स्पष्ट विशेषता है। और पांचवा भी, चौथा बिल्कुल सही है कि अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था, यानी कि वही करता भी था और वही उसको जो है चलाने वाला भी था, बनाने वाला भी था। तो कौन कह रहे हैं, ये आरपी त्रिपाठी कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन फॉर्म में आए हुए हैं। लेन पूल को भी पूछा गया है, आरपी त्रिपाठी को भी पूछा गया है, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। आप सभी को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
आज का आखिरी और बहुत ही शानदार प्रश्न, बताएंगे निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। इनमें से कोई एक तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय शासक बनाने में सिद्ध करने में सहायक नहीं है और आपको वही बताना है। पहला स्टेटमेंट है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। दूसरा ऑप्शन है प्रशासनिक एकता और कानूनों की एकरूपता। तीसरा है अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और चौथा अकबर की धार्मिक नीति और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे पांचवा ऑप्शन भी है बच्चा लोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताएंगे कौन सा तत्व ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय शासक सिद्ध नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो आप सभी को पता है कि जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। अकबर ने इस्लाम धर्म त्याग दिया, ये गलत है। उसने इस्लाम धर्म को नहीं त्यागा था, बल्कि इस्लाम धर्म की बुराइयों को त्यागा था और दूसरे धर्म की अच्छाइयों को एक्सेप्ट किया था, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है, उसने प्रशासनिक एकता और कानून की एकरूपता दिखाई, सभी के लिए एक जैसा प्रशासन, सभी के लिए एक जैसा कानून। अकबर ने सांस्कृतिक एकता का प्रयास किया था, इसलिए वो राष्ट्रीय शासक बना और अकबर का धार्मिक नीति जो इतना धर्मनिरपेक्ष था, इतना अच्छा था, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। पहला सही नहीं है बच्चा लोग, याद रखिएगा। आज का क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार था। अपनी क्लास देखने के बाद आप फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके मन में जो भी हो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप जो भी बताना चाहें, जो भी कहना चाहें, आप अपनी बातों को कह सकते हैं बच्चा लोग। आप लोगों का दिल से स्वागत है। आप लोग मेहनत कीजिए, इस पर आप लोगों को सफलता प्रदान करें। हम अपनी तरफ से जितना भी कर पा रहे हैं कर रहे हैं और जब तक कर पाएंगे करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।